हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपकी प्रिपरेशन को और भी एनरिच बनाने के लिए और बेसिक से थोड़ा आगे जाने के लिए मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक नई सीरीज, जिसमें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन एंड प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। आपकी पॉलिटी की समझ इससे ज्यादा और भी ज्यादा डेवलप होगी। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक वर्डिक्ट दिया या सुप्रीम कोर्ट ने किसी स्टेट का जो लॉ है उसे इनेक्ट होने से, उसे इंप्लीमेंट होने से रोक दिया या अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसे घोषित कर दिया, तो बेसिकली सबके पीछे कौन कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं आइए जानते हैं। और आज की इस सीरीज में मैं आपके सामने लेकर आई हूं हमारे इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन ऑल्सो नोन फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बेसिकली ये डॉक्ट्रिन आखिर है क्या, आइए हम जानते हैं। सो बेसिकली ये प्रिवेंट करेगा गवर्नमेंट को, दैट प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम यूजिंग इट्स लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इन अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो कि गवर्नमेंट को उसकी बियॉन्ड अथॉरिटी से काम करने से रोकता है। और इस अगर मैं सिंपल भाषा में डिफाइन करूं कलरेबल लेजिस्लेशन को या फिर फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन को, तो ये कहता है कि जो काम डायरेक्टली नहीं किया जा सकता वो आप इनडायरेक्ट तरीके से भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अथॉरिटी नहीं है कि वह उस पर लॉ मेकिंग करे, तो अगर डायरेक्टली लॉ मेकिंग की अथॉरिटी नहीं है तो वह इनडायरेक्टली तरीके से किसी और लॉ मेकिंग के अंदर उसको नहीं शामिल कर सकता। मतलब व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली एज वेल। जो प्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं कर सकती, वो आप प्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट वे में भी नहीं कर सकती। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। मान लीजिए कि आपने गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे लॉ मेकिंग कर दिए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे एक लॉ या रूल बना दिया गया कि आप अंडर जो कंस्ट्रक्शन है वह नहीं कराएंगे। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर मना कर देते हैं कि आप ग्राउंड में अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं कराएंगे, बट किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के द्वारा क्या किया जाता है कि उस जमीन पर 1 या 2 माले की बिल्डिंग बना ली जाती है और उसके बाद उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन का काम भी करा लिया जाता है। मतलब वो डायरेक्टली उस काम को नहीं कर सकता था कि केवल उसमें एक तलघरा बना ले, बट उसने बाद में क्या किया, पहले एक बहुमंजिला इमारत बनाई और उसके बाद फिर धीरे से उसने नीचे भी अंडर कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो बेसिकली जो काम वह डायरेक्टली नहीं कर सकता था उसने उस काम को कैसे कर दिया, इनडायरेक्टली कर लिया। तो हम सब भी अपनी लाइफ में कई ऐसे काम करते हैं जो कि डायरेक्टली तो हमारे वश में नहीं होते, बट हाँ हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से उन काम को इनडायरेक्टली तरीके से करते। तो ये कलरेबल लेजिस्लेशन ऐसे ही लॉ मेकिंग पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल का ठप्पा लगा देता है और ये काम हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट करता है। आइए थोड़ा सा और इसको समझते हैं। सो बेसिकली ये हमारा लेजिस्लेचर है एंड ये लेजिस्लेचर यूनियन एंड स्टेट का या कोई और अथॉरिटी, और ये जो इसकी लॉ मेकिंग की एबिलिटी है इसको बाउंड करता है। लॉ मेकिंग की जो एबिलिटी है इस पर बेसिकली क्या करता है, लिमिट्स इंपोज करता है। और ये लिमिट्स कुछ ऐसी होती हैं कि लेजिस्लेचर मान लीजिए अगर इस तरफ कोई रूल मेक नहीं कर सकता तो ना वो डायरेक्ट करेगा ना वो इनडायरेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप फंडामेंटल राइट को कर्टेल करने के लिए किसी भी तरह का कोई लॉ मेक नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्ट तरीके से नहीं कर सकते, बट आप इसमें इनडायरेक्ट वे में भी ये काम नहीं कर सकते हैं। सो इफ अ legislature lack the jurisdiction to enact law on a specific subject matter directly and it cannot make law on its indirectly। तो अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड है, तो वह उस पर किसी भी तरह की लॉ मेकिंग नहीं कर सकता, और अगर करता है तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जिसकी आगे मैं बात करूंगी। फिलहाल आपको समझना होगा कि हमने अपनाया है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड व्हाट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है। तो यहां पर हमने क्या किया हुआ है कि बेसिकली स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट के अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है।
अपना जो हमारा जो नेशनल गवर्नमेंट है एंड हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैड इट्स ओन एरिया ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को बहुत क्लियर तरीके से डिफाइन किया गया है कि स्टेट के जुरिस्डिक्शन में कौन सी पावर्स होंगी एंड यूनियन गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर्स होंगी। सो हमने सेपरेशन ऑफ पावर को भी अपनाया हुआ है। थोड़ा सा और मैं इसको डिफाइन करती हूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 246 कुछ जो मैटर्स है उसको कुछ लिस्ट में डिवाइड करता है। सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर स्टेट को लॉ बनाने की अथॉरिटी है या पार्लियामेंट के लॉ मेकिंग की अथॉरिटी है। इस हिसाब से हमने लिस्ट को 7th शेड्यूल में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 यूनियन लिस्ट, एंड यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाता है जिस पर लॉ मेकिंग की अथॉरिटी केवल यूनियन लिस्ट की है और इसमें स्टेट को कोई राइट नहीं है। अगर स्टेट के बियॉन्ड है इस लिस्ट में किसी भी तरह की लॉ मेकिंग करना, तो स्टेट के पास अथॉरिटी नहीं है कि उस पर लॉ बना सके। दूसरी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, और इसमें ऐसे मैटर्स को इंक्लूड किया जाता है जिसमें लॉ मेकिंग का जो राइट है वह स्टेट का होगा। एंड तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें कि स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट दोनों के द्वारा ही लॉ मेकिंग किया जाता है। तो आर्टिकल 246 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो सब्जेक्ट मैटर्स है उसको डिवाइड किया गया है। अब हम थोड़ी सी बात और समझते हैं, आगे चलते हैं और थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ज्यूरिसडिक्शन, जो जुडिशरी का पावर और सिस्टम है, हमने यूएस से लिया है। बट हाँ, यूएस में जुडिशरी जितनी पावरफुल है, इंडिया में उतनी नहीं है। अब देखो कि बेसिकली ये जो कलरेबल लेजिस्लेशन का डॉक्ट्रिन है, इसको इंप्लीमेंट करने में सुप्रीम कोर्ट जो है वह बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं कि बहुत टफ तरीके से डिसीजन लेता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि बेसिकली हैज रेफरेंस टू द कंपिटेंस इज नॉट द मोटिव। आपका मोटिव क्या था उसको चेक नहीं करता। स्टेट ने अगर कोई ऐसा लॉ मेक कर दिया जो उसकी अथॉरिटी में नहीं था, अगर अथॉरिटी में नहीं था तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डजंट मैटर कि उसका बेसिकली मोटिव क्या था। तो यहां पर कंपिटेंस को चेक किया जाता है। व्हाट इज कंपिटेंस? क्या आपकी एबिलिटी थी, क्या आपकी क्षमता थी, क्या आपके वह जुरिसडिक्शन में आ रहा था। तो बेसिकली जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है ये चेक करता है कंपिटेंस को, ना कि मोटिव को। तो यहां पर मैं आपको एक केस समझाने वाली हूं जिससे कि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये प्रिंसिपल। मिस्टर बालाजी वर्सेस द स्टेट ऑफ मैसूर 1962। मैसूर गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉ मेकिंग किया गया, एक एक्ट बनाया गया और उस लॉ को पास करने में यह कहा कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, ब्राह्मण कम्युनिटी के अलावा जो भी कम्युनिटीज हैं उन सभी को क्या किया गया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। और इसके बाद जो रिजर्वेशन की अगर हम बात करेंगे कि ब्राह्मण्स के अलावा अदर जितनी भी कम्युनिटी थी मैसूर की, सबको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कर दिया। अब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में अगर कर दिया तो यहां पर जो मेरिट बेस्ड की हम बात करेंगे, मेरिट बेस्ड जो कोटा बचा वो केवल 32% बचा। और रिजर्वेशन का जो कोटा है ये आपका हो गया 68%। और इस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, ये मैसूर जो गवर्नमेंट थी, अभी नाम क्या है मैसूर का बताइए, मैसूर गवर्नमेंट ने इस लॉ को बना दिया। अब इस लॉ को बनाने के बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वॉल्यूशन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली हमारा जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है इसका वॉयलेशन माना, इस लॉ को इसका वॉयलेशन माना और ये जो लॉ बनाया था इसको इनवैलिड घोषित कर दिया। The Supreme Court in Mr. Balaji versus State of Mysore established that reservations should not be exceed 50%. should not be exceed, ध्यान दीजिएगा 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। एंड इसमें 68% रिजर्व सीट का हो जाना कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन था। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का इसने वायोलेशन किया था, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज की जो बात है वह करता है। और इसी आर्टिकल्स की पावर पर स्टेट के द्वारा किया गया एक फ्रॉड माना जाता है और इसीलिए इसको फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया जाता है। सो बेसिकली इसी तरह के एक दो एक्ट्स और है, एक दो वर्डिक्ट और है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वाले केस से ये समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली
ये हमारा था डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, जिसे कि फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हमने जाना कि लेजिस्लेशन पर कुछ लिमिट इंपोज की जाती है, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर लॉ मेकिंग की डायरेक्ट अगर कंपिटेंस नहीं है तो इनडायरेक्ट तरीके से भी कोई भी अथॉरिटी, कोई भी लेजिस्लेशन उस काम को नहीं कर सकता। सो बेसिकली अगर हम इसको कंक्लूड करें, अच्छा चलो पहले हम ये देखते हैं करंट अफेयर में अगर कुछ चर्चा में है उसको कैसे इससे करोगे। देखो लास्ट क्या हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर होती है और जिसमें कि एक जो क्रिश्चियन महिला थी, क्रिश्चियन, उसके द्वारा एससी के सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। अब हमारे देश में क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स में ओबीसी कैटेगरी होती है बट एससी कैटेगरी नहीं होती, वो केवल हिंदू में होती है। तो आप केवल रिजर्वेशन पाने के लिए अगर आप अपना धर्म बदल रहे हैं, इसे भी गवर्नमेंट ने, इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये तो फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि रिजर्वेशन हमने जिस भावना से अपनाया कि ऐसे लोग जो कि बहुत पीछे हैं, हिस्टोरिकल जिनके साथ अनजस्टिस हुआ है, हम उनके लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शंस की बात करते हैं। और अगर किसी के द्वारा इसका मिसयूज केवल इस बात के लिए किया जाएगा कि हम अगर धर्म बदल देंगे, हम अगर रिलीजन अपना जो है वह कन्वर्जन कर देंगे, हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का जो फायदा है वह मिल जाएगा, रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वह मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया था, फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास यह राइट है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरीके से जो बेसिकली इंटरप्रिटेशन है वह करती है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट ही है। तो आपको आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स या डॉक्ट्रिन होंगे जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे कि कैसे आखिर ये वर्क करेगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।